जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज करंट अफेयर के इस लेक्चर में जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है उसने हाल ही में दुबई के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब समझना यह है कि दुबई के साथ जम्मू कश्मीर ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इस समझौते का परिणाम क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, इस बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो जम्मू कश्मीर और दुबई के बीच में समझौता हुआ। ये समझौता कहीं ना कहीं इस प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र जो है और जो अन्य व्यावसायिक उद्यम है इनको विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर जो हाल ही में 370 हटने के बाद, लद्दाख के अलग होने के बाद एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर स्थापित है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे स्थापित है, जो धारा 370 हटने के बाद किया गया है। ज्ञातव्य है कि 5 अगस्त को 2019 को भारत सरकार ने संसद के माध्यम से प्रस्ताव पास करके जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर को लेकर एक जो अलगाववादी विचारधारा कि वहाँ का संविधान अलग होगा, झंडा अलग होगा, नागरिकता अलग से लेनी पड़ेगी, ये सारे जो प्रावधान हमें अलग करते थे जम्मू कश्मीर से, वो सभी प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया। और कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर पूर्णतः हमारा अंग है, हमारे देश का हिस्सा है, इस बात को बहुत ही मजबूती के साथ फिर से स्थापित कर दिया भारत की सरकार ने। तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 जब हटाई गई, उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 से ये जो व्यवस्था लागू की गई जम्मू कश्मीर में, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो इलाका है वो एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर है और लद्दाख को भी अलग करके केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर स्थापित कर दिया गया। इसके बाद से कहीं न कहीं एक चीज़ लग रही थी कि भई 370 हटाने के बाद, केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद क्या जम्मू कश्मीर के विकास को बढ़ावा मिलेगा, वहाँ के लोगों को बढ़ावा मिलेगा, शांति स्थापित होगी। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि इसकी तरफ सतत प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो इसी प्रयास में यह प्रयास भी शामिल किया जा रहा है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में वहाँ के विकास को, वहाँ व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए सरकार दुबई के साथ ये समझौता कर रही है। और ये संपूर्ण विश्व को ये संकेत जा रहा है इस समझौते के बाद कि भारत एक वैश्विक शक्ति के तौर पे बदल रहा है और जम्मू कश्मीर भी इस शक्ति के रूप में भारत की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो जम्मू कश्मीर को इस प्रकार से हाईलाइट किया गया है। अब अगर देखें कि दुबई के साथ जो समझौता किया है, ये समझौता किस क्षेत्र में विकास करेगा, तो याद रखना, रियल एस्टेट का विकास करेगा, औद्योगिक पार्क को डेवलप करेगा, आईटी टावर बनाएगा, बहुउद्देशीय टावर बनाएगा, रसद की व्यवस्था होगी, मेडिकल कॉलेज बनेगा, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को कवर करने के लिए समझौता किया गया है। और ये उम्मीद हो रही है कि समझौते के माध्यम से इस पूरे प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। देखो, निवेश को बढ़ावा देना अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है दोस्तों। अगर आप किसी भी प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने में सफल हो जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं वहां पर रोजगार को बढ़ावा देने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि निवेश वहां पर व्यावसायिक औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा और उन व्यावसायिक औद्योगिक गतिविधियों के लिए आपको श्रम की जरूरत पड़ेगी। और इस स्थिति में जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय लोग होंगे, नागरिक होंगे, युवा होंगे, उनको रोजगार मिलेगा और वो रोजगार कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के आगे की तरफ विकास को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट करेगा। तो ये समझौता जम्मू कश्मीर के औद्योगिकरण, सतत विकास की दिशा में प्रगति करने के समझौते के तौर पर देखा जा रहा है, जो भारत की सरकार, जम्मू कश्मीर के प्रशासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, एनआरडीसी। दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, सबसे पहले बात करते हैं कि चर्चा में क्यों है। चर्चा में होने के बाद फिर इसके बारे में बात करेंगे कि यह संस्था किस प्रकार की संस्था और क्या काम करती है। तो 34 वर्ष की सेवा काल के बाद, नौसेना में 34 वर्ष के सेवा काल के बाद कमोडोर अमित रस्तोगी, याद रखिएगा, कमोडोर अमित रस्तोगी सेवानिवृत्त हैं। इन्हें हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष के तौर पर, प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया। अब चूंकि अमित रस्तोगी जी को
यहां पर नियुक्त किया गया है एनआरडीसी के अध्यक्ष के तौर पर, प्रबंध निदेशक एमडी के तौर पर। इसीलिए ये राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ऐसे में किसी भी परीक्षा में यहां से आपको क्वेश्चन पूछ ले तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि भाई ये करंट अफेयर का मुद्दा, और करंट अफेयर जो है वो हर परीक्षा का हिस्सा होता है, भले ही वो बैंक हो, एसएससी हो, व्यापम हो, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, कोई सा भी टॉपिक हो। और अब मेरा दायित्व है कि मैं करंट अफेयर के मुद्दों को आपको डिटेल में बताऊं। भले ही वो अमित रस्तोगी को लेकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले कि भाई एनआरडीसी के अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो अमित रस्तोगी जी को बनाया गया है ना, या फिर वो यही पूछ ले कि एनआरडीसी क्या है, इसकी स्थापना कब की गई, इसके उद्देश्य क्या है, क्या काम करती है, इसका योगदान क्या है, इस प्रकार की कोई सी भी चीज आपसे अगर पूछता है तो ये आप इस करंट अफेयर के लेक्चर के बाद जरूर कर पाओगे दोस्तों। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम जो उसके चर्चा में रहने के कारण क्या है। लेकिन इसकी स्थापना की हम बात करें तो भारत सरकार ने 1953 में एनआरडीसी की स्थापना की थी, और इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है दोस्तों वो यही है कि विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान के समय में या विकास के संस्थानों, विश्वविद्यालयों में विकसित प्रौद्योगिकियों, आविष्कारों, पेटेंट प्रक्रियाओं को यह बढ़ावा देगा, उनको विकसित करेगा, उनका व्यवसायीकरण करेगा, ताकि पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को, यहां तक कि पूरे विश्व को उसका लाभ मिल पाए। ठीक है। अच्छा, ये जो संस्थान है ये वर्तमान में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग अर्थात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग है उसके एक प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। और दोस्तों, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग क्या है, मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको डिटेल में बताया हुआ है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा अगर आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग क्या है। पिछले लेक्चर में मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है और यह भी बताया था कि यह चर्चा में क्यों था। क्लियर। और अगर आपको वो लेक्चर ना मिले तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, तो वहां जाकर आप इस लेक्चर को जरूर देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये जो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम है इसका योगदान क्या रहा है, तो इसने अभी तक 4800 से ज्यादा उद्यमियों, स्वदेशी तकनीक का लाइसेंस दिया इन उद्यमियों को, बड़ी संख्या में लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों को स्थापित करने में मदद की है। मतलब देखिए, माइक्रो जो इंडस्ट्रीज हैं, माइक्रो उद्योग जो हैं, उनको किस स्तर तक ये बढ़ाने में मदद कर रहा है ये भी आपको समझना है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जो है, हमारे पीएम साहब जो हैं, वो भी इस चीज को दोहरा चुके हैं कि हमारे देश के विकास में एक महत्वपूर्ण अगर योगदान हो सकता है तो वो लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों का हो सकता है, क्योंकि ये स्थानीय स्तर के लोगों को अपने साथ जोड़े हुए हैं और गांव-गांव का विकास इनसे जुड़ा हुआ है। अच्छा, अगर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की बात करें तो इस क्षेत्र में भी ये अग्रणी है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम अनुसंधान के लिए प्रोत्साहन करता है, उन्नति करता है, आविष्कारों और नवाचारों को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एक प्रकार से कंप्लीट पैकेज है ये संस्थान, जो तकनीकी के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य संपन्न करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला टॉपिक और देख लेते हैं। अगला टॉपिक है सर सैयद अहमद खां। दोस्तों, सर सैयद अहमद खां इतिहास की एक जानी मानी हस्ती रही हैं और हाल ही में इनकी 204वीं जयंती मनाई गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसमें इनकी 204वीं जयंती मनाई गई है। पूरे देश भर में इसको सेलिब्रेट किया गया था, क्योंकि ये हमारे देश में एक सुधारक के तौर पर भी देखे गए थे। तो 17 अक्टूबर 2021 को देश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खां की जयंती मनाई गई। आपसे पूछा जाएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन है, आपको बताना होगा सर सैयद अहमद खां हैं। तो ऐसे कोई सी एग्जाम नहीं होगी जहां पर इस प्रकार का प्रश्न नहीं आ सकता है दोस्तों, तो याद रख लीजिएगा। और अगर ये पूछा जाए कि सर सैयद अहमद खां का जन्म कब हुआ था, तो 1817 में इनका जन्म हुआ था। और ये कई प्रतिभाओं के धनी थे। मतलब ये पहले 1857 के विद्रोह के पहले ये ब्रिटिश प्रशासन की सेवा में भी कार्यरत थे। ये एक पत्रकार थे, एक शिक्षाविद थे, एक समाज सुधारक थे और एक इतिहासकार भी थे। तो ये कई प्रतिभाओं के धनी थे, अलग अलग सेक्टर में इनकी बोल सकते हैं प्रतिभा थी। और भारतीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर 1857 की क्रांति के कारणों को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने एक किताब भी लिखी थी। तो सर सैयद अहमद खां की 1857 की क्रांति के संदर्भ में जो किताब लिखी गई थी उसका नाम था द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट जो है उसकी किताब भी लिखी गई थी। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि 1857 की क्रांति कहां जाना
उचित है। 1857 का विद्रोह शब्द यहाँ पर उचित नहीं है। तो इस किताब में अगर रिवॉल्ट शब्द यूज किया गया दोस्तों, यहाँ याद करिएगा कि हम इसको एक क्रांति कहेंगे। 1857 का विद्रोह जो कहा जाता है वो विद्रोह नहीं है, वो क्रांति है, वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। और वीर सावरकर जी अपनी किताब में इसको, अपनी किताब जिसका नाम था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसमें इसको कह चुके हैं। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अगर 1857 की क्रांति के बारे में किसी ने कहा है तो वो वीर सावरकर हैं, याद रखिएगा। तो इससे हम विद्रोह ना कह के इसको हम एक भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम ही कहें तो ज़्यादा उचित होगा। बाकी इसमें डिस्कशन हम हिस्ट्री के एक लेक्चर में करेंगे कि ये क्या था इसकी स्वरूप को लेकर। फिलहाल यहाँ पर बात सर सैयद अहमद खां की करेंगे कि 1857 के जो क्रांति थी उसके कारणों को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट नामक पुस्तक लिखी थी। तो एग्जाम में पूछा जाएगा द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो सर सैयद अहमद खां आपको उत्तर लगाना पड़ेगा। सर सैयद अहमद खां जो थे वो एक मुस्लिम सुधारक के तौर पर जाने गए थे। इन्होंने मुस्लिम समाज के सुधार के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने में अग्रिम भूमिका निभाई थी। इन्होंने इस बात को स्थापित किया था कि मुस्लिम समुदाय की प्रगति तभी संभव है जब उनको आधुनिक शिक्षा दी जाए दोस्तों, और इसके लिए इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन भी चलाया था। तो अलीगढ़ आंदोलन जो था वो मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए चलाया गया आंदोलन था, जो सर सैयद अहमद खां के द्वारा चलाया गया था। इसके अलावा इसका मूल उद्देश्य था कि मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक स्थिति में सुधार लाया जाए। लेकिन एक लंबे समय तक ये इस प्रकार की गतिविधियों में रहे और बाद में इनके द्वारा एक जो कार्य किया गया जिसकी वजह से इनकी बहुत बड़ी आलोचना हुई, इन्हें सांप्रदायिकता और अलगाववाद की विचारधारा को प्रोत्साहित करने वाला कहा गया, वो ये था दोस्तों कि इन्होंने भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं होने के लिए प्रोत्साहित किया था, कि उन्होंने कहा था कि आप स्वतंत्रता आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल मत होजिए। तो ये इनका इस प्रकार का कथन था जिसने हमारे देश में सांप्रदायिकता और अलगाववाद की विचारधारा को प्रोत्साहित किया था, जो कहीं ना कहीं इनके द्वारा कि उठाए गए कदम विचार ही थे दोस्तों। तो ये बात की हम लोगों ने सर सैयद अहमद खां की। अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो हमें आज डिस्कस करना है, और ये दोस्तों बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है नेब्रा स्काई डिस्क। अब ये नेब्रा स्काई डिस्क क्या है, आप लोगों ने पहली बार ये नाम सुना होगा, लेकिन दोस्तों ये एक दुनिया का सबसे पुराना नक्शा प्रदर्शित करने वाली बात है। ये पुराने नक्शे के बारे में हम बात कर रहे हैं। ब्रिटिश संग्रहालय जो है वो जल्द ही एक प्रदर्शनी लगाने वाला है, और इस प्रदर्शनी में आकाशीय सितारों की दुनिया का सबसे पुराना नक्शा प्रदर्शित किया जाएगा। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जो नेब्रा स्काई डिस्क है ये एक डिस्कनुमा नक्शा है। ये डिस्कनुमा नक्शा है जो लगभग 3600 वर्ष पहले जर्मनी में नेब्रा नामक स्थान पर दो तलवारों के साथ, कुल्हाड़ियों के साथ, दो सर्पिल, आर्म रिंग और एक कांच छेनी के साथ दफनाया गया था। तो ये नेब्रा स्काई डिस्क एक नक्शा है जो 3600 साल पहले जर्मनी में दफनाया गया था, और कहीं ना कहीं ऐसा माना गया इन वस्तुओं को देखने के बाद कि ये देवताओं को समर्पित करने के लिए दफनाया गया था। और इस डिस्क की हाल ही में जो कीमत लगाई गई है वो लगभग $11 मिलियन के आसपास इसकी कीमत लगाई गई है, याद रखना। चूंकि ब्रिटिश संग्रहालय इसे प्रदर्शनी लगाने वाला है इसकी, और ये चर्चा में रहा है, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अगर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है कि नेब्रा स्काई डिस्क क्या है, तो ये एक आकाशीय सितारों की दुनिया वाला, यूनिवर्स से रिलेटेड एक नक्शा है जो डिस्क की आकृति का है, और जो जर्मनी के नेब्रा नामक स्थान से मिला है, इसलिए इसका नाम नेब्रा डिस्क कहीं ना कहीं रखा गया है। ये नक्शा जो है ये 1999 में खोजा गया था जर्मनी में, और लगभग 30 सेंटीमीटर व्यास वाली एक डिस्क को कांस्य युग की अन्य वस्तुओं के साथ खोजा गया था यहाँ पर, और कहीं ना कहीं इसे 20वीं शताब्दी में खोजी गई महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में माना गया था। 1600 ईसा पूर्व के आसपास यूरोप के कुछ हिस्सों की यूनिटिक संस्कृति से जुड़ा हुआ यह नक्शा माना गया है। यूनिटिक संस्कृति में दोस्तों बहेमिया, बावेरिया, दक्षिण पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी पोलैंड सहित मध्य यूरोप के कांस्य युग में शुरुआती समुदाय शामिल थे। तो ये जो था नेब्रा स्काई डिस्क इतना पुराना है, जो 1999 में खोजा गया था, जर्मनी से संबंधित है, और $11 मिलियन के आसपास की कीमत आकी गई है, और ब्रिटेन का जो संग्रहालय है उसे अपनी प्रदर्शनी में प्रदर्शित करने वाला, इसीलिए ये चर्चा में रहा। मैंने इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों से डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, आपने एक एक चीज को नोट किया होगा। दोस्तों अगर लेक्चर को पसंद किया आपने तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और वो लोग जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाला कोई भी लेक्चर जो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसको पहले देख सकें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलता हूं अगले लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।